हाँ जी बच्चों, पिछले वीडियो में हमने essay 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बाय थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट को लर्न किया था। अब बारी है essay 320 की, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। चलो चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर। इस ऐसे को हम याद रखेंगे मटेरियल से। मिस स्टेटमेंट जजमेंट, अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, evaluate performance materiality, revise if necessary, include qualitative factor, assess aggregate risk, link to the audit procedure। ये सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं, इस ऐसे में इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है? हर ऐसे का ऑब्जेक्टिव उसके नाम से पता लग जाता है, उसी प्रकार इसका भी नाम से ही पता लगेगा। अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी बाय प्लानिंग इन ऑडिट, परफॉर्मिंग इन ऑडिट। ये दोनों शब्द नाम में भी आए थे और किससे? मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर फोकस करेगा उन मैटर्स पे जो फाइनेंस स्टेट पे को मटेरियल है उस पे। मटेरियलिटी का मतलब क्या है? हमने बहुत बार पढ़ लिया वैसे तो, कि वो इंफॉर्मेशन मटेरियल होती हैं वो ओमिशन के कारण हो या मिस स्टेटमेंट के कारण हो, जो इकोनॉमिक डिसीजन को यूजर के को इन्फ्लुएंस करती हैं। जो यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे डिसीजन लेते हैं, जैसे इन्वेस्टर हैं, बैंक हैं, वो जब अपना लोन देते हैं बैंक या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो वो उस एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखते हैं। अगर उसमें गलती है, उससे अगर उनका डिसीजन चेंज हो जाता है, उनका डिसीजन चेंज हो जाता है कि मैं तो इस एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा या इस एंटिटी को लोन नहीं दूंगा या लोन दूंगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस्टेक्स होती हैं तो ये हो सकता है। तो मान लो जैसे एक 10 लाख का प्रॉफिट है और उसमें 50,000 रुपए का खर्चा हो गया, वो रिकॉर्ड नहीं करा तो प्रॉफिट रह जाएगा 9,50,000। तो ये मटेरियल हो गया, क्योंकि इस पे ये इफेक्ट करता है। तो इसके लिए ये ऑडिटर को ये देखना है कि वो आदमी जो मटेरियल वो होगा जो किसी के डिसीजन को प्रभावित कर दे। अगर 10 लाख के में अगर 500 रुपए की गलती हो तो उससे किसी के कोई डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो मिस स्टेटेड नहीं मानेंगे। इसलिए वो अमाउंट मटेरियल हुआ जिसके कारण से इकोनॉमिक डिसीजन पर यूजर के हैं जो उनको इफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हर ऐसे में ऐसी का ऑब्जेक्टिव होता है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर डिटरमाइन करे मटेरियलिटी लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, कि एक पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसमें कितनी गलती तक वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा की गलती अगर होगी तो उनके लिए वो मटेरियल होगी। स्पेसिफिक क्लास ऑफ बैलेंस ऑफ डिस्क्लोजर, अलग अलग करेंगे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे, बैलेंसेस पे, डिस्क्लोजर पे। डिस्क्लोजर भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए गए हैं, और मटेरियलिटी को रिवाइज करेंगे अगर कोई नई इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो जाता है ऑडिट के दौरान। ऑडिटर इसके लिए क्या करेंगे? बेंचमार्क सेट करेंगे। बेंचमार्क क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, टोटल एसेट्स हो सकता है। तो ये बेंचमार्क जो डिपेंड करेगा वो एंटिटी कैसा काम करती है, एंटिटी के हिसाब से सर्कमस्टेंसेस पे वो निर्भर करेगा। प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है तो उसके लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। लो प्रॉफिट वाली एंटिटी है, वायलेटेड प्रॉफिट वायलेट होता रहता है, वोलेटाइल है, तो उसमें रेवेन्यू पर निर्भर करेंगे। और इस पे परसेंटेज अप्लाई करेगा इस बैंक मार्क्स पे। वो जो होगा
वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से लिया जाएगा। इस प्रकार मैरिटली फिक्स नहीं है, या उसको फिक्स टर्म में नहीं कह सकते। ये एंटाइटी और एंटाइटी के हिसाब से और ईयर टू ईयर ये जो है वो डिफर करेगी। ये निर्भर करता है ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे कि कौन सा बेंचमार्क लेना है। वो प्रोफेशनल जजमेंट कैसे लेगा, नेचर ऑफ द एंटाइटी और उसका क्या है प्रॉफिट ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई इन्वेस्टर है उसके लिए बैंक के लिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एसेट्स का देखना पड़ेगा, उसके प्रॉफिटेबिलिटी को देखना पड़ेगा। तो ये बेंचमार्क को डिसीजन करना, परसेंटेज को डिसीजन करना ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे निर्भर है। और वो कैसे आता है, वो आता है ऑडिटर के नॉलेज से, पास्ट एक्सपीरियंस से, और उसके जो नॉलेज उसने गेन किया और उस एंटाइटी को अंडरस्टैंड किया, यानी कि आइडेंटिफाइंग एंड रिस्क ऑफ जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है उस दौरान जब उसने एंटाइटी को अंडरस्टैंड किया तो उसके उस हिसाब से वो अपना जजमेंट लेगा। फैक्टर कौन कौन से जो मटेरियलिटी को प्रभावित कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होंगे, साइज ऑफ द एंटाइटी होगा, नेचर ऑफ द अकाउंट होगा, परसेंट ऑफ प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू। ये जैसा कि हमने ऊपर पढ़ लिया कि वो जो बेंचमार्क डिसाइड करता है वो बेंचमार्क डिसाइड करेगा क्वांटिटेटिव के फैक्टर पे, और इसी हिसाब से क्वालिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। केवल क्वांटिटेटिव से काम नहीं चलता, क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए क्वालिटेटिव फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो इसमें आता है लॉ एंड रेगुलेशन की पालना करना। अगर लॉ एंड रेगुलेशन को उसने नॉन कंप्लायंस है उसके कारण से भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं। की रेशियो और लोन कोवेंट्स, लोन की शर्तें हैं जो बैंक ने लगाई हैं उनकी अनुपालना नहीं हो रही, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। बैंक लोन को रिकॉल कर सकता है, एंटाइटी का गोइंग कंसर्न से प्रभावित हो सकता है। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को भी देखेंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये फ्रॉड प्रोन एरिया होता है, इसको भी डिसाइड करेंगे। और ट्रेंड और अर्निंग और उसमें मैनिपुलेशन है तो इसको भी मटेरियल माना जाएगा। अगर कोई इलीगल पेमेंट कर रहे हैं तो ये नेचर के कारण से ये छोटा अमाउंट है, ये भी मटेरियल हो सकता है। मटेरियलिटी की बात की एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, मटेरियलिटी रिलेटिव है। एंटाइटी और एंटाइटी के हिसाब से ये चेंज हो सकती है। एक कंपनी के लिए एक छोटा अमाउंट भी मटेरियल हो सकता है और दूसरे के लिए थोड़ा बड़ा अमाउंट भी मटेरियल नहीं हो सकता। जैसे कि 5 लाख का है स्मॉल एंटाइटी है, उसके लिए मटेरियल होगा, पर बड़ी फर्म में बड़ी इंडस्ट्री है, पर पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है तो उसके लिए 5 लाख भी मटेरियल हो सकता है, मटेरियल नहीं। उसके बाद आती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक अमाउंट है जो कि टोटल मटेरियलिटी, मान लो कि टोटल मटेरियलिटी 100 लाख है तो वो एक छोटा अमाउंट सेट करेगा, मान लो 5 लाख 7 लाख। ये 5-7 लाख होगा, ये एक इंडिविजुअल अकाउंट के लिए, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए, इंडिविजुअल बेंचमार्क के लिए होगा। जब टोटल 100 लाख किया उसका एक छोटा अमाउंट है, इसका कारण क्या होगा कि ये छोटा छोटा सब बहुत सौ में जोड़कर ये पूरा अमाउंट टोटल मटेरियलिटी के बराबर नहीं हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि अमाउंट मटेरियल है और मैनेजमेंट को वो कहेगा कि इसको करेक्ट करो। अगर ये पूरा ही 100 लाख लेके चलेगा, सब अमाउंट सब के लिए 100 लाख ही लेगा तो कुल मिलाकर तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो सकता है। इसलिए जो चेकिंग के दौरान, जो ऑडिट प्रोसीजर लगाने के कारण दौरान वो जो करेगा मटेरियलिटी उसको एक लो करेगा। ये टोटल मटेरियलिटी से एक बहुत भी लो होता है और ये भी ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे निर्भर करेगा कि उसको कितना अमाउंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के रूप में डिसाइड करना है। ये भी परसेंटेज टर्म में होगा टोटल मटेरियलिटी के। मान लिया कि ओवरऑल मटेरियलिटी 100 लाख करी है तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को 7% कर सकते हैं, 7 लाख कर सकते हैं। यानी कि किसी सेशन में वो 7% की मटेरियलिटी पाता है तो उसके लिए वो मटेरियल होगी, ताकि टोटल जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का टोटल है वो पूरे
फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर टोटल मटेरियल से अधिक नहीं हो। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट शब्द आया टॉलरेबल, जैसा कि नाम से है कि इसको वो टॉलरेट कर सकते हैं, ऑडिटर टॉलरेट कर लेता है कि वो अमाउंट जिसके मिस स्टेटमेंट को ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेगा कि ये पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस या ट्रांजैक्शन में ये उसके ओवरऑल ओपिनियन को इफेक्ट नहीं करेगी। ओवरऑल ओपिनियन को इफेक्ट नहीं करेगी यानी कि मान लो कि एक बड़ी फर्म है, 1000 करोड़ की फर्म है, उसमें मान लो कि वो कहते हैं 2 लाख की मिस्टेक है, तो इस 2 लाख की मिस्टेक के कारण ये कि इमैटेरियल है, मटेरियल नहीं है, इसलिए मैं ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करूंगा। तो ये ओवरऑल ओपिनियन पे जो इफेक्ट नहीं डालती, जिस अमाउंट को वो ऑडिटर डिसाइड करेगा, ये भी किसका है, ये भी प्रोफेशनल जजमेंट है ऑडिटर का कि उस एंटाइटी के लिए कितना अमाउंट वो टॉलरेबल कर सकता है, और ये ड्राइव होता है परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी से। यानी कि अब 3 बातें आई, टोटल मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। तो टोटल मटेरियलिटी सबसे पहले, फिर परफॉर्मेंस और फिर टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। क्या ऑडिटर ने एक बार मटेरियलिटी डिसाइड कर ली, जब प्लानिंग चालू करी तब उन्होंने प्लानिंग के टाइम में मटेरियलिटी निकाल ली, ऐसे 315 की एक्सरसाइज कर रहा था, ऐसे 320 लगाया और मटेरियलिटी निकाल ली। उस समय उसके पास जो इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से उन्होंने निकाल लिया, पर अब देखा कि अब तो पूरा सीन ही बदल गया, तो उसको मटेरियलिटी को रिवाइज करना है। कब कब कर सकता है, क्या क्या आ सकते हैं, इस पे बात करते हैं कि हमने पहले जब प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग के टाइम में हमारा आइडिया था कि इसका तो रेवेन्यू 1000 करोड़ होगा और 1000 करोड़ के हिसाब से हमने इसकी मटेरियलिटी डिसाइड कर ली, पर एक्चुअल रेवेन्यू आया केवल 700 करोड़, तो हमें मटेरियलिटी को रिवाइज करना पड़ेगा। या टोटल रेवेन्यू हो गया 1500 करोड़, तो भी मटेरियलिटी को रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि नई इंफॉर्मेशन आ जाए। नई इंफॉर्मेशन क्या आ सकती है, कोई लॉ एंड रेगुलेशन की आ गई, उसके कारण इस पे इंपैक्ट पकड़ रहा है, इसका जो है प्रॉफिट है वो लॉस में बदल रहा है। और एरर और मिसस्टेटमेंट फाउंड होती हैं कि किसी असर्शन में, किसी अकाउंट बैलेंस में, किसी लेजर में बहुत सारी मिस्टेक मिल रही हैं, तो ऑडिटर को अपनी जो मटेरियलिटी है वो रिवाइज करनी पड़ेगी। अगर टोटल मटेरियलिटी से ज्यादा हो जाती है तो क्या करेगा, ऑडिटर मैनेजमेंट को कहेगा कि भैया इनको ठीक कर दो। अगर वो ठीक नहीं करते हैं तो ऑडिटर को अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करनी पड़ेगी, और ये हम मॉडिफिकेशन का है वो हम ऐसे 705 में पढ़ेंगे। ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी, इनमें क्या है कि अगर मटेरियलिटी लो रखेंगे तो ऑडिट रिस्क भी कम होगी, क्योंकि ज्यादा चेकिंग करेंगे। कि हमने मान लिया कि हमने रख लिया कि 500 रुपए की गलती वाले को हमने मटेरियल मान लिया, तो हमें ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, 500 से ऊपर वाले हम सारे के सारे बैलेंस चेक कर लेंगे। अगर हमने इसको 5000 रखा तो इससे कम चेकिंग होगी, और इसको अगर हम 1 लाख करें, 50 लाख करें तो और कम होगी। यानी कि ऑडिट रिस्क जैसे जैसे मटेरियलिटी का लेवल डाउन होता जाएगा, ऑडिट रिस्क कम हो जाएगी, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑडिट रिस्क बढ़ती जाएगी, क्योंकि चेकिंग मटेरियलिटी के हिसाब से होती है। मटेरियलिटी वो अमाउंट होगी जिससे ऊपर का सारे हम अकाउंट को चेक करेंगे। इसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या करेंगे कि हमने मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे एज ए होल जब हमने प्लानिंग करी थी, हमने क्या डिसाइड करी उसको करेंगे। स्पेसिफिक बैलेंस और डिस्क्लोजर के लिए करेंगे, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को डिफाइन करेंगे, और रिवीजन किया ड्यूरिंग द ऑडिट इसको भी करेंगे, साथ में इसके रीजन्स को भी हम ऑडिट वो क्या है डॉक्यूमेंटेड करेंगे। क्वालिटेटिव मटेरियलिटी के हमने हल्का पढ़ा कि अगर हमने इसमें मानते हैं कि कौन कौन से मैटर हो सकते हैं, कंप्लायंस ऑफ लॉ,
अगर इसमें कोई वायलेशन होता है उसका हम देखेंगे कि इसका एंटिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रॉफिट से लॉस में आ गई तो भी मटेरियलिटी पे इफेक्ट होगा, थोड़ा अमाउंट भी है वो मटेरियल होगा। मैनेजमेंट, रेम्युनरेशन, डिविडेंड डिक्लेरेशन, इनमें कितना हुआ इनका हम देखेंगे, पिछले हिसाब से ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे कि अगर इसमें क्या क्या फर्क आता है। ये भी मटेरियलिटी के पास थोड़ा अमाउंट भी इसमें अगर उन्होंने इधर उधर किया है तो उसको भी हम मटेरियल मानेंगे। कोई फ्रॉड हुआ है, कोई रॉयल्टी जो उन्होंने छुपाना चाहते हैं उनको भी मटेरियल मानेंगे। इसका एग्जाम्पल है कि 1000 रुपए की रिश्वत दी तो वो भी मटेरियल है, क्योंकि उसका नेचर है वो सही नहीं है, तो इस अमाउंट को भी हम मटेरियल मानेंगे। ऑडिट प्लानिंग में ये कैसे यूज की जाती है। ऑडिटर प्लानिंग के टाइम ऑडिटर फोकस करता है इंपॉर्टेंट एरिया पे। ऑडिटर उसके हिसाब से वो तय करता है कि हमें इनमें कितना टाइम लगाना है, किसका नेचर क्या होगा ऑडिट प्रोसीजर लगाने का, और किस एक्सटेंट के ऑडिट प्रोसीजर लगाए जाने हैं, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाए जाने हैं, और उनका प्रभाव को वो एसेस करता है। तो ये ऑडिटर को इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस करने की देती है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को गाइड करती है, और इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट को असेस करने में ऑडिटर की मदद करती है। इनके हिसाब से ऑडिटर, जब हम मटेरियल डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन से अकाउंट मटेरियल होंगे, ये डिसाइड हो जाएगा ऑडिटर के लिए, और उसके हिसाब से वो अपना टाइम, नेचर और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है वो डिसाइड कर लेगा। और जब अपना पूरा का पूरा एवेल्यूएशन करना चाहेगा मिस स्टेटमेंट का ओपिनियन बनाते वक्त, उस समय भी मटेरियलिटी बहुत उसको असिस्ट करती है एवेल्यूएशन में। ऑडिट कंक्लूजन में हमने कर ही लिया बात, यही सेम बात है कि evaluate whether the incorrect administration material individually or in total, यानी कि हमने बात की कि एवेल्यूएशन करेगा मटेरियलिटी का, क्या वो जो उन्होंने मटेरियलिटी डिसाइड की थी, जो टॉलरेबल लेवल उन्होंने तय किया था, उसके अंदर है या उसके बाहर है। अगर उसके बाहर है तो वो ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा, ये ओपिनियन कि वो दे टू योर फेयर व्यू दे या उसको मॉडिफाइड ओपिनियन दे, उसको करेगा। इस पे हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगर कंपनी का 20 लाख का प्रॉफिट है और ऑडिटर ने 5% की मटेरियलिटी डिसाइड की 1 लाख से ऊपर उसका गलती होगी, 1,20,000 की गलती पकड़ी गई, ये मिस स्टेटमेंट है मटेरियल, और ये मैनेजमेंट को कहेगा कि इसको करेक्ट करो। अगर वो करेक्ट नहीं करते हैं तो उस ओपिनियन को मॉडिफाई कर देगा। ये है SA 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। अगले SA में हम करेंगे SA 330 रेस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क।